Hello student, welcome to my DM classes। मैं दीपमाला आप लोग को ज्योग्राफी बताऊंगी। मेरी ज्योग्राफी क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे जो सीटेट, केवीएस, एनवीएस, स्टेट टेट, डीएलएड और अन्य कई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस ज्योग्राफी क्लासेस में मैं आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स डाउट क्लियर करूंगी और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाऊंगी जिससे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% सफलता मिले। तो चलिए आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पृथ्वी स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी एक महत्वपूर्ण विषय है भूगोल का, क्योंकि भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन साइंटिफिकली होता है और भूगोल जो है पृथ्वी का विज्ञान है। तो हम लोग पृथ्वी जानेंगे, पृथ्वी के साथ साथ हम लोग पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी जानेंगे। ब्रह्मांड कैसे क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ, क्योंकि मानव सभ्यता के विकास के साथ आज अंतरिक्ष एक रहस्यमय पहलू बना हुआ है। मानव के लिए यह एक रहस्यमय पहलू बना हुआ है और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे जैसे प्रगति हो रही है विज्ञान में और नए नए अनुसंधान आ रहे हैं, वैसे वैसे जो है नए नए रहस्यों से पर्दा उठता जा रहा है। अंतरिक्ष में काफ़ी रहस्य और आज भी हम अंतरिक्ष के बारे में पूरी तरह नहीं जान पाए हैं। भूगोल पृथ्वी का अध्ययन होता है और आज हम सौरमंडल की उत्पत्ति, विकास के सिद्धांत को देखेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। यह जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति या सौरमंडल की उत्पत्ति, ये एस्ट्रोनॉमी का भाग है, खगोल विज्ञान का एक भाग है। अब प्रश्न उठता है कि हम भूगोल में एस्ट्रोनॉमी क्यों पढ़े, खगोल विज्ञान को क्यों पढ़े। तो भूगोल में हम अर्थ को पढ़ते हैं, ये है हमारी अर्थ। तो इस अर्थ को पढ़ने के लिए 4 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। हम 4 प्रश्नों को देखते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। 4 कौन कौन से प्रश्न हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इसका उत्तर हमें एस्ट्रोनॉमी में मिलता है, इसलिए एस्ट्रोनॉमी हमें पढ़ना आवश्यक है। व्हाट, सबसे पहले व्हाट। तो व्हाट से हम बोल सकते हैं पृथ्वी क्या है, व्हाट इज अर्थ। व्हेन, इसका निर्माण कब हुआ। वेयर, ये कहाँ स्थित है। और हाउ, कैसे इसका निर्माण हुआ, हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। तो ये 4 प्रश्न व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ के लिए हमें एस्ट्रोनॉमी पढ़ना आवश्यक है और इनका अध्ययन उत्तर हमें एस्ट्रोनॉमी से ही मिलता है, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ का। चलिए, तो आज हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य जो देखेंगे वो जानते हैं कौन कौन से हैं। इसमें हम लोग सौरमंडल की उत्पत्ति, विकास के सिद्धांत देखेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत सौरमंडल देखेंगे, आकाश गंगा देखेंगे, गैलेक्सी देखेंगे, तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन देखेंगे, स्टार्स के बारे में जानेंगे, स्टार्स का निर्माण कैसे हुआ, क्या तारे की भी मृत्यु होती है, उसे हम लोग देखेंगे। हम लोग सन के बारे में पढ़ेंगे, सन का निर्माण कैसे हुआ, इसके कितने स्फीयर्स हैं, कितने परत हैं, इसमें जो ऊर्जा निकलती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से किस तरह निकलती है, सूर्य से
पृथ्वी की दूरी कितनी है, इसका प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो हम लोग सन को विस्तार पूर्वक देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्लैनेट, ग्रह। हम लोग जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 8 ग्रह हैं। तो इन 8 ग्रह को हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। और नौवां ग्रह जो था प्लूटो, इसे ग्रह से क्यों हटा दिया गया है, इसे हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। हम लोग देखेंगे साथ में उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह कितने ग्रहों के पास कितने कितने उपग्रह हैं, इसे देखेंगे। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड क्या होता है, इसकी स्थिति क्या है, इसकी गति क्या है, इसे हम लोग देखेंगे। धूमकेतु को हम लोग देखेंगे। पुच्छल तारा, कौन कौन से महत्वपूर्ण पुच्छल तारे हैं, कितने कितने वर्षों में ये हमें दिखाई देते हैं, और पुच्छल तारा होता क्या है, क्या इसके पास पूंछ है, इसको हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। उल्का और उल्काश्म, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स, ये दोनों दो चीज है। उल्का और उल्काश्म, ये दोनों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। मीटियोर्स क्या होता है और मीटियोराइट्स क्या होता है, और दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास के सिद्धांत। सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास के सिद्धांत की अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं आकाश में बहुत सारे तारे टमटमाते रहते हैं, हमें दिखते हैं। कुछ नज़दीक दिखते हैं, कुछ पास दिखते हैं, कुछ दूर रहते हैं। तो इन सबका अध्ययन जो है हम लोग सौरमंडल में करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इसको हम लोग जानेंगे। हमारा सोलर सिस्टम बना कैसे। तो इस संबंध में अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग अपने विचारों का प्रतिपादन किया। कई खगोलविद आए, कई वैज्ञानिक आए, कई भूगोलवेता आए और अपने अपने विचारों को दिया। सबसे पहले जो विचार आया उसमें एक तारक सिद्धांत का आया और द्वैतवादी सिद्धांत, मोनिस्टिक थ्योरी था। मोनिस्टिक थ्योरी के अनुसार ऐसा माना गया कि ब्रह्मांड का जो निर्माण है, हमारे सोलर सिस्टम का जो उत्पत्ति हुई हमारे सोलर सिस्टम की, वो जो है एक तारे से हुई। जो एक तारा जो था वो ब्रह्मांड में विचरण कर रहा था और धीरे धीरे इससे कई छल्ले निकले और अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ। जो अवशेष बचा उससे सूर्य का निर्माण हुआ। तो एक तारक सिद्धांत में कुछ इस तरह कहा गया था सोलर सिस्टम के निर्माण से संबंध में। एक तारक सिद्धांत में सबसे लोकप्रिय जो सिद्धांत हुआ वो इमैनुअल कांट का हुआ। इमैनुअल कांट एक जर्मन दार्शनिक थे। इनका सबसे लोकप्रिय सिद्धांत रहा और काफी दिन तक इसका सिद्धांत माने रहा। उसके बाद द्वैतारक सिद्धांत आया। द्वैतारक सिद्धांत में इसे डुअलिस्टिक थ्योरी कहते हैं। एक तारक में माना गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक तारे से हुई और द्वैतारक सिद्धांत में ऐसा माना गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक तारे से नहीं बल्कि 2 तारे से हुई। यानी कि एक तारा जो था वो दोनों तारे स्वतंत्र रूप से जो है ब्रह्मांड में घूर्णन कर रहे थे और धीरे धीरे करके ये आप काफी करीब आ गए, जिससे जिस एक तारे में गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा काम की और उससे जो है एक शिकार जैसा रूप निकला और धीरे धीरे इस तरह से 8 निकले और एक जगह जमा होके अलग अलग जो है ग्रहों का निर्माण हुआ। 9 ग्रहों का इसी प्रकार निर्माण हुआ। और जो वो जिस तारे से छल्ले निकले उस तारे का जो अवशेष बचा
वो सन कहलाया। तो इस तरह द्वितारक सिद्धांत आया कि दो तारे से जो है पूरे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है। वर्तमान में इनके अलावा बिग बैंग सिद्धांत आया जो अभी तक मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत जो है इसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहा जाता है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड था एक बिंदु से स्टार्ट था और उसमें अचानक विस्फोट हुआ और ये फैलते जा रहा है, एक्सपेंड होते जा रहा है, इसलिए इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी कहा गया। इसके बारे में सबसे पहले एडविन हबल ने 1920 ईस्वी में कहा कि हमारा ब्रह्मांड जो है इतना व्यापक है और एक बिंदु पे था। आज बहुत व्यापक है हमारा ब्रह्मांड, लेकिन कभी एक समय हुआ करता था जब वो एक बिंदु पर ही सीमित था और उसमें विस्फोट हुई, जिससे इस विस्फोट को ही बिग बैंग कहते हैं। और ये किस कारण से विस्फोट हुआ, इसका अध्ययन आज भी किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी चीज का उद्भव होता है, उत्पत्ति होती है, तो उसका अंत भी होगा। तो वैज्ञानिक लोग का मानना है कि बिग बैंग से हमारी सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई और बिग क्रंच से इसका अंत होगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग बिग बैंग थ्योरी पे प्रकाश डालते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो था एक बिंदु पे था, एक निश्चित बिंदु पे पूरा ब्रह्मांड था जो काफी सघन था, काफी कॉम्पैक्ट था, जिसमें सभी तत्व समाहित थे। बहुत सारे उसमें तत्व जो है समाहित था। अनुमान लगाया गया है कि ये घटना जो है आज से 15 मिलियन वर्ष पहले हुई है। ये घटना आज से 15 बिलियन वर्ष पहले हुई है। इस घटना के साथ यानी कि बिग बैंग थ्योरी के साथ ही हमें समय, मैटर और स्पेस की भी उत्पत्ति हुई। बिग बैंग थ्योरी के साथ तीन चीज हम लोग को मिला, टाइम, मैटर और स्पेस। टाइम उससे पहले क्योंकि कोई टाइम नहीं हुआ करता था। आज हम बोल रहे हैं कि 15 बिलियन वर्ष पहले बिग बैंग की घटना घटी, तो इससे हमें टाइम का पता चल रहा है। उससे पहले के टाइम हमें मालूम नहीं है, कब बिग बैंग बना, कैसे एक छोटा सा केंद्र पे ब्रह्मांड स्थित था, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो बिग बैंग से ही हमें समय की जानकारी प्राप्त हुई। मैटर में तीन मैटर मुख्य रूप से बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मैटर ही बाद में जाके तारों का निर्माण किया, सूर्य का, ग्रहों का निर्माण हुआ। इससे पहले ब्रह्मांड में कोई भी मैटर नहीं हुआ करता था। और स्पेस का यहाँ पे जो अर्थ है वो डिस्टेंस से है। किसी वस्तु के बीच में कितनी दूरी है, दो ग्रहों के बीच की क्या दूरी है, सूर्य और चंद्रमा के बीच की क्या दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की क्या दूरी है, ये स्पेस की का विज्ञान हमें बिग बैंग थ्योरी के बाद ही आया। बिग बैंग थ्योरी में 1966 और 1967 में परिवर्तन थोड़ा लाया गया और इसका प्रतिपादन जो है बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंटे ने किया। यानी कि पहले जो सिद्धांत था, समय के साथ इसमें थोड़ा परिवर्तन आया और ये प्रतिपादन किसने किया? बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंटे ने। 15 बिलियन वर्ष पहले जब बिग बैंग की घटना हुई थी, तो विस्फोट से मैटर जब बहुत तेज विस्फोट हुआ था और उससे जो है मैटर और एनर्जी दोनों बहुत हाई अमाउंट में निकले।
कुछ मैटर भी निकला, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और एनर्जी हमें निकला। क्योंकि आप देख सकते हो अगर कोई भी फटाका भी फूटता है तो उसमें काफ़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो उस समय तो बहुत बड़ा ये बिग बैंग थ्योरी काफ़ी बड़ा था। तो एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ तो और 3 चीज़ मिला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समय के साथ ये जो है परिवर्तित होता गया, इसमें चेंजेस आने लगे और फिफ्थ स्टेज में, कई स्टेज में ये रहा, फिफ्थ स्टेज में जाके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आपस में मिलने लगे। ये जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन थे, अलग अलग एटम थे, वो आपस में मिलने लगे। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलने लगे और एटम का निर्माण हुआ और फिर हाइड्रोजन बनने की क्रिया स्टार्ट हुई। उस समय हाइड्रोजन बनने की क्रिया स्टार्ट हुई और यही हाइड्रोजन जो है धीरे धीरे हीलियम में परिवर्तित होने लगा। न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ जिससे एनर्जी और लाइट हमें मिलने लगी। इसी प्रक्रिया के कारण तारे का निर्माण शुरू हो गया। जब न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, हाइड्रोजन जो है हीलियम में बनने लगी, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और तारे का निर्माण प्रारंभ हो गया। ये तारे जो है अब एक समूह में रहने लगे। कुछ तारे दूर थे, कुछ तारे पास थे, कुछ एक क्लस्टर में रह रहे थे। तो जो क्लस्टर ऑफ स्टार है, इसे ही हम गैलेक्सी कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। हमारी मंदाकिनी भी उसी समय बनी है। 15 बिलियन वर्ष पूर्व जो है बिग बैंग की थ्योरी हुई थी। 15 वर्ष पहले जो है बिग बैंग थ्योरी आई थी। तो हमारी जो मंदाकिनी है 12 बिलियन वर्ष पूर्व बना है। 12 बिलियन वर्ष पहले बना है। और हमारा सन जो बिग बैंग के अनुसार, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, हमारे सूर्य जो है 10.5 मिलियन वर्ष, मिलियन, ये जो है 12 वर्ष बिलियन पहले सौरमंडल का निर्माण प्रारंभ हुआ और 10.5 मिलियन वर्ष के बाद हमारा सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम यानी कि सन और उसके सभी प्लैनेट्स। तो ये बिग बैंग थ्योरी था। ये बिग बैंग थ्योरी में हम लोगों ने अलग अलग देखा कि किस तरह से निर्माण हुआ तारे का और हमारा सौरमंडल बना। सौरमंडल में कई सिद्धांत हम लोग को सामने दिखते हैं। जैसे टॉलेमी ने कहा कि भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया कि भूकेंद्रीय सिद्धांत क्या है कि पृथ्वी जो है बीच में है, सेंटर पे है और सन उसके चारों ओर, ये जो अर्थ है ये सेंटर पे है और सन इसके चारों ओर रोटेट कर रहे हैं, घूर्ण परिक्रमण कर रहे हैं। तो इस सिद्धांत को जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। इस तरह कई सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। उसके बाद कोपरनिकस आए। ये 1543 ईस्वी में आए और इन्होंने बोला कि नहीं, अर्थ जो है वो सेंटर में नहीं है, पृथ्वी हमारी सेंटर में नहीं है, हमारे सेंटर में सन है, सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी और अन्य ग्रह चक्कर काट रहे हैं। इनका जो कोपरनिकस का सिद्धांत था वो उन्होंने टॉलेमी के सिद्धांत को अवैध करार दिया और बोला कि नहीं, सन जो है हमारा सेंटर में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह इसका चक्कर काट रही है। और आज भी ये सिद्धांत काफी मान्य है। उसके बाद हर्शेल 1805 ईस्वी में कहा कि विशाल तारों के विशाल पुंज का एक भाग है जिसको आकाशगंगा या मंदाकिनी कहते हैं। हमारा जो सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी है
वो देवयानी में स्थित है, मिल्की वे में स्थित है। इसका अलग अलग नाम है और इसको हम लोग विस्तार पूर्वक अपने गैलेक्सी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसे हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं। आकाशगंगा या मंदाकिनी क्या होता है? हम लोग देखते हैं आकाश में कई तारे टिमटिमाते हैं। हम लोग बचपन में कविता भी पढ़े, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ये तारे का एक विशाल पुंज को आकाशगंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। अंतरिक्ष में 10,000 मिलियन गैलेक्सी है। सिर्फ हमारा जो है गैलेक्सी नहीं है, हमारे अलावा 10,000 मिलियन गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड में है, अंतरिक्ष में है। कई आकाश गंगा एक साथ एक समूह में रहते हैं। यहाँ पे आकाश गंगा होगा, गंगा छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। कई आकाश गंगा एक समूह में रहते हैं, कई अलग अलग रहते हैं, कई समूहों में रहते हैं। तो जो समूह में रहते हैं उसे सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। जब 3 आकाशगंगा आपस में पास पास रहते हैं तो उसे सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कहते हैं। हमारी जो आकाशगंगा है उसके भी 2 पड़ोसी आकाशगंगा हैं। हम लोग उसको भी देखेंगे कौन कौन से हमारे पड़ोसी आकाशगंगा हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में प्रत्येक आकाशगंगा में 100,000 मिलियन स्टार है। कितने मिलियन स्टार है? 100,000 मिलियन स्टार से प्रत्येक गैलेक्सी में जो है आकाशगंगा में 100,000 मिलियन स्टार है। जो तारे 1000 प्रकाश वर्ष दूर है, जो तारे 1000 प्रकाश वर्ष दूर है वही हमें दिखते हैं। और बहुत से तारे हमें तो दिखते भी नहीं है, इतने दूर हैं। कुछ तारे तो पास है, कुछ बहुत दूर है जो हमें दिखते नहीं, नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते, क्योंकि अभी तक सूर्य उनका तारों का प्रकाश जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाया है। जो हमारी पृथ्वी है वो ऐरावत पथ, दुग्ध मेखला या मिल्की वे में स्थित है। इसे देवयानी भी कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है वो ऐरावत पथ, दुग्ध मेखला, मिल्की वे में स्थित है। और ये जो है कुछ जो आकाशगंगा होता है वो गोल होता है और कुछ सर्पिल होता है, कुछ सर्कुलर होता है, कुछ स्पाइरल होता है। तो हमारी जो आकाशगंगा है वो कैसी है? सर्पिल है, स्पाइरल है। हमारे पड़ोसी आकाशगंगा भी है। हमारी 2 पड़ोसी आकाशगंगा है। इसका नाम है एंड्रोमेडा और जिसका एस्ट्रोनॉमिकल नेम जो है वो एंड्रोमेडा का एस्ट्रोनॉमिकल नेम NGC 224M31 है। इसे याद रखिएगा। एंड्रोमेडा का एस्ट्रोनॉमिकल नेम जो है NGC 224M31 है। ये सबसे पास का आकाशगंगा है। दूसरी आकाशगंगा जो पड़ोसी है वो थोड़ी दूर है और इसके बारे में हमें अभी ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। इसका नाम जो है NGC 598M33 है। ये जो नाम है ये एस्ट्रोनॉमिकल नेम है। खगोल वैज्ञानिक जब पता लगाते हैं तो उसका कुछ नाम रखते हैं। तो ये जो नाम जो है उन्होंने रखा है एस्ट्रोनॉमिकल नेम। ये है हमारी आकाशगंगा जो कुछ इस प्रकार के सर्पिल है। आप देख रहे हैं ना अलग अलग, इसका जो ये है वो सर्पिल है, स्पाइरल है। चलिए 2 आकाशगंगाओं के बीच की दूरी क्या होती है? हमने देखा कि हमारे जो आकाशगंगा है देवयानी, मिल्की वे, उसके 2 पड़ोसी आकाशगंगा हैं। तो 2 आकाशगंगाओं के बीच में जो दूरी होती है वो 2.2 मिलियन से लेके 4 मिलियन लाइट ईयर होती है। किसी भी दूरी, खगोलीय दूरी को हम लोग लाइट ईयर में मापते हैं।
तो 2.2 मिलियन लाइट ईयर से लेके 4 मिलियन लाइट ईयर तक इसकी दूरी होती है। हमारी आकाशगंगा का जो एज हो गया है, उम्र है, वो 12 बिलियन ईयर्स हो चुका है। हमारी जो आकाशगंगा है ये 12 बिलियन ईयर्स अपने उम्र को पूरा कर चुकी है। और हमारे सबसे निकटतम जो आकाशगंगा है वो एंड्रोमेडा है, जो हमसे 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पे स्थित है। ये देख रहे हैं आप सर्पिला किस तरह से है, आप देखेंगे तो ये जिधर से भी आप देखें इसमें 3 ही भुजा है, 1 2 3, इधर से आप देखो 1 2 3, इधर से देखो 1 2 3, तो ये एक सर्पिला है, ठीक है ना। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी आकाशगंगा से बड़ी है, इसका आकार जो है हमारी आकाशगंगा से बड़ा है। मिल्की वे के अलावा भी लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड, स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड, उर्सा मेजर, स्कल्पचर सिस्टम, ड्रैको सिस्टम आकाशगंगाओं के कुछ नाम हैं। हमारी आकाशगंगा में 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं जिसको हम लोग ने देखा, और ये भी अपने अक्ष पे जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, इस तरह से मूव करती है। इस तरह से हमारी भी आकाशगंगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ब्रह्मांड में जो भी है वो सारी गतिशील है, उसमें गति है। और ब्रह्मांड में अधिकतर जो मैटर है वो उनका जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। टोटल जो स्टार है वो 100 बिलियन है, और इसमें से 7,000 स्टार जो है ये जो है 1000 लाइट ईयर की दूरी पे हमसे है, और जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है ना। तारामंडल क्या होता है, ये एक तारों का समूह होता है, और इसमें अलग अलग आकृतियां होती हैं, और इसी आकृतियों के आधार पे इसका नामकरण होता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU, शॉर्ट फॉर्म भी हमेशा आप याद रखिएगा। IAU के अनुसार आकाश में 88 तारामंडल का पता लग चुका है। अभी तक जो 88 तारामंडल का पता लग चुका, और ये इसकी आकृतियाँ अलग अलग होती है, आप याद रखिएगा। जैसे हम लोग सप्तऋषि तारा को मंडल को देखते हैं, सप्तऋषि तारा को देखते हैं जिसमें 7 स्टार होते हैं, वो उर्सा मेजर का एक भाग है, उर्सा मेजर के अंतर्गत आता है। ये हम लोग सप्तऋषि तारामंडल देखते हैं। इसके पीछे कई जो है लौकिक कहानियां हैं, प्राचीन कहानियां हैं, लेकिन ये उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का एक जो है भाग है, और ये उत्तरी गोलार्ध में है। कुछ जो है उत्तरी गोलार्ध में है तारामंडल जो हमें नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसमें से सप्तऋषि है, उर्सा मेजर का भाग। तारे क्या होते हैं? तारे जो है आकाश में घूर्णन करते हुए जो विद्यमान पदार्थ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गैसों के मेघ, ये जब आपस में मिलने लगते हैं, गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है और आपस में मिलने लगते हैं, तो क्या होता है, इसमें हीलियम गैस का निर्माण होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है, ताकि हीलियम जो है हाइड्रोजन गैस रहता है, और हाइड्रोजन गैस में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है और ये हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है, जिससे हमें एनर्जी और लाइट मिलती है, और यही अवस्था तारा कहलाती है, क्योंकि तारा में एनर्जी और लाइट दोनों होती है। ग्रह में का अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन तारा में अपना प्रकाश होता है। ये किस कारण से होता है? ये हाइड्रोजन में
हाइड्रोजन जब हीलियम बनने लगती है तो ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है तारा बनने की। ठीक है ना। सबसे नज़दीकी तारे, सबसे नज़दीक का जो तारा है, इसमें सूर्य की बात नहीं कर रही हूँ, सूर्य भी एक हमारा सबसे नज़दीक का तारा है, लेकिन मैं यहाँ पे सूर्य की बात नहीं कर रही हूँ। तो सबसे नज़दीकी तारा के प्रकाश की गति जो है, सबसे नज़दीक का जो तारा के प्रकाश का गति 186,000 माइल प्रति सेकंड है। कितना है? 186 माइल प्रति सेकंड की गति से वो यात्रा कर रहा है। यानी कि वो अगर यहाँ पे होगा तो 186,000 माइल प्रति सेकंड, आप सोच भी नहीं सकते हैं इसकी स्पीड क्या है, की गति से यात्रा कर रहा है। और हमारे पृथ्वी पे पहुंचने में इसको 4 वर्ष का समय लग रहा है। हमारी पृथ्वी पे पहुंचने में इसके प्रकाश को 4 वर्ष का समय लग रहा है। ये बात मैं सूर्य का नहीं कर रही हूँ, सबसे नज़दीकी तारे का कर रही हूँ, क्योंकि आकाश में हमें कई तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। सूर्य भी एक तारा है, हम लोग सब जो जानते हैं, और इसका प्रकाश जो है पृथ्वी पे पहुंचने में मात्र 8 मिनट का समय लगता है। और चंद्रमा की लाइट जो है पृथ्वी पे कुछ सेकंड्स में पहुंचती है, बहुत कम समय लगता है क्योंकि ये बहुत पास में है। तारों का निर्माण होता है, इसका विनाश भी होता है। सॉरी। आकाशगंगा के बाहरी भुजा में तारे का निर्माण होता है, वहाँ पे वो एम्ब्रॉय स्टार बनते हैं, फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं जिससे उसका भार और द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। धीरे धीरे ये घूमते हुए कई फेज 15 फेज पार करते हैं और इसका लास्ट में ब्लैक होल में जाके इसका अंत हो जाता है। इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और विस्तार पूर्वक देखेंगे, किस तरह तारे का निर्माण होता है और किस तरह इसका अंत होता है। हमारा सन जो है यंग स्टार है, मैच्योर स्टार है, अभी ये मैच्योर है, यंग है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, किस तरह तारे बनते हैं, एम्ब्रॉय बनते हैं, आगे बढ़ते हैं और किस तरह इसका विनाश होता है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे और साथ में हम लोग सौरमंडल में पूरा विस्तार पूर्वक सौरमंडल को देखेंगे। सौरमंडल में हम लोग विस्तार पूर्वक तारे को देखेंगे, सन को देखेंगे, प्लैनेट्स देखेंगे, सैटेलाइट देखेंगे, एस्टेरॉइड देखेंगे, कॉमेट देखेंगे, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स देखेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।